बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 5 मिस्टेक्स इन यूनिवर्सिटी मैथ एग्ज़ाम। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग पूरी रात जो है वो पढ़ाई करते हैं, हर तरह की एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी आपके नंबर कम आते हैं? तो आज हम इसको फिक्स करेंगे। हम लोग 5 ऐसी मिस्टेक्स देखेंगे जो यूनिवर्सिटी के स्मार्ट स्टूडेंट से भी हो जाती है। और आज की ही वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने इनसे अवॉइड कैसे करना है। मिस्टेक नंबर 1, स्किपिंग लॉजिकल स्टेप। यूनिवर्सिटी लेवल पे ये वाली जो मिस्टेक है ये आम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा लेवल जो है बहुत ऊपर आ गया है, ठीक है, अब ये जो स्टेप्स हैं ये हमें आते हैं, ये हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी लॉजिक क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ही आपका लेवल बढ़ता है आपसे एक्सपेक्टेशन जो है वो उतनी ही ज़्यादा लगाई जाती है। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो टीचर की जो आपसे डिमांड है वो यही है कि आप उसको रीजनिंग के साथ जो है वो फाइनल आंसर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग सीधा जंप कर जाएं फाइनल आंसर पे, ठीक है। ऑलवेज शो द लॉजिकल पाथ। आपने अपने जो सोल्यूशन है उसका हमेशा लॉजिकल पाथ जो है वो ज़रूर दिखाना है कि मैंने किस तरह से इसको लॉजिक वाइज सोल्व किया है। एग्जामिनर जो है वो आपकी रीजनिंग की भी मार्किंग करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके जो आंसर है उसकी मार्किंग नहीं बल्कि रीजनिंग की भी मार्किंग होती है कि आपने क्या लॉजिक दी है, किस तरह से अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो जब भी कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर स्टेप्स को मिस कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ इस वजह से कि वो स्टेप तो बहुत ईजी है या वो बहुत ही कॉमन स्टेप है, उसको लिखने की क्या ही ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। हर स्टेप जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस है, आपने हर स्टेप को उस तरह से लिखना है। अगर आप लोग स्टेप को मिस करते हैं तो बेशक आपका आंसर ठीक हो, लेकिन उन स्टेप को मिस करने की वजह से आपके मार्क्स कटेंगे। कनेक्टिंग फ्रेजेस जो है वो उनको यूज़ किया करें, जैसे कि बाय डेफिनेशन हो गया, देयरफॉर, विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, या बाय दिस थ्योरम, बाय दिस डेफिनेशन, इन चीज़ों को यूज़ किया करें ताकि आपकी जो है ना वो लॉजिक जो है वो क्लियर हो सके। यहाँ पे एक छोटी सी मिथ जो है मैं उसको क्लियर कर दूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करेंगे तो हल लगेगा कि जैसे हमने रट्टा मारा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन प्रूव अंडरस्टैंडिंग नोट मेमोराइजेशन, ठीक है। आपका जो सोल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप होगा तो वो प्रूव करेगा कि आपको उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका एक क्लियर स्ट्रक्चर होगा अपने प्रूफ को सॉल्व करने का तो वो एग्जामिनर की भी हेल्प करेगा कि वो आपकी जो थिंकिंग है उसको ईजिली ट्रेस कर सके कि आपको कितना अपना जो क्वेश्चन है वो समझ में आया है। अगर आप लोग स्टेप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इसका मतलब यही होता है कि आपने उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया। तो बेहतर यही है कि आप लोग इस मिस्टेक से जो है वो जितना हो सके अवॉइड करें, अपने स्टेप्स को क्लियर रखें, तमाम स्टेप्स पूरे करें और उनके लॉजिक साथ ज़रूर दें। मिस्टेक 2, वीक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेफिनेशन। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फार्मूलाज को याद तो करते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से मेमोराइज भी करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उन फार्मूलाज का एग्जैक्ट मतलब क्या है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको गलत क्वेश्चन में जो है वो अप्लाई कर देते हैं। पूरे टॉपिक को याद तो कर लेते हैं, डेफिनेशंस को याद तो कर लेते हैं, लेकिन उनको अच्छे से समझते नहीं हैं। और याद रहे कि अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया, आपकी उसके ऊपर ग्रिप अच्छी नहीं है, तो वो जो है लीड करती है कंफ्यूज रीजनिंग को, ठीक है। कंफ्यूज रीजनिंग है वो लीड करती है रॉन्ग एप्लीकेशन को, कि आपको जब चीज़ अच्छे से समझ ही नहीं आई तो जाहिर सी बात है आपको उसकी रीजनिंग भी पता नहीं चलेगी, आप उसमें भी कंफ्यूज रहेंगे कि इसकी लॉजिक क्या है, आप फिर उसको जो है वो रॉन्ग अप्लाई करेंगे। इसकी छोटी सी एग्जांपल इस तरह से है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इन दोनों को जो है कॉन्सेप्ट को मिक्सअप कर देते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह कन्वर्जेंस में और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, इस टॉपिक में भी बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो दोनों जो टॉपिक हैं उनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि ऐसा क्या डिफरेंस है जो ये दोनों टॉपिक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से फिर उसको गलत जगह पे अप्लाई कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग द वाई बिहाइंड अ डेफिनेशन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजियर, कि आपने हमेशा कोई भी डेफिनेशन पढ़नी है तो देखना है कि क्यों डेफिनेशन जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। कि डेफिनेशन को रीराइट करें अपने लफ्ज़ों में ताकि जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग और मजबूत हो। प्रूफ और एग्जांपल्स को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि वही जो है वो आपको असल मीनिंग बताते हैं डेफिनेशंस का, कि डेफिनेशन ने आपकी प्रॉब्लम के अंदर किस तरह से अप्लाई होना है। जो कॉन्सेप्ट आपको आपस में मिक्सअप हो रहे हो उनको पेपर में जाने से पहले एक दफ़ा रिवाइज़ करें, अच्छे से मेमोराइज़ करें कि इनमें क्या डिफरेंस है, मैं किस तरह से इसको याद रखूं। पेपर से पहले आपने तमाम डेफिनेशन जो है वो एक रफ पेपर में लिखनी है अपने ही कीवर्ड्स में,
ताकि आपको जो है तमाम डेफिनेशन, तमाम फार्मूला जो है वो अच्छे से मेमोराइज हो जाए, रिकॉल हो जाए और पेपर में जो है वो आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक टिप जो है मैं आपको ये दूंगी कि आप जो है ना डेफिनेशंस को मास्टर करें, ठीक है। इससे फार्मूले से कुछ नहीं होता, आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। आपको डेफिनेशन समझ आएगी तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने किस प्रॉब्लम में कौन सा फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई करना है। वीक अंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी टॉपिक्स को आपस में मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। उनकी एप्लीकेशन को मिक्सअप कर देते हैं, गलत जगह पे अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ये बात भूल जाते हैं कि मुझसे पूछा क्या गया है और मैं जवाब क्या दे रहा हूँ। आप पहले अच्छे से समझो कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। फिर अपनी मेमोरी में तमाम डेफिनेशन को अच्छे से रिकॉल करो और ये तब होगा जब आपने पेपर में जाने से पहले अपनी डेफिनेशन को रिकॉल किया होगा, समझा होगा, प्रूफ को, एग्जांपल को अच्छे से देखा होगा, तभी आपकी जो ये मिस्टेक है आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। मिस्टेक 3, मिस मैनेजिंग टाइम। सबसे पहली बात कि आप लोग हमेशा पेपर को स्कैन करें, ठीक है। प्लान बनाएं, किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि किन क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है, किन में स्कोर करना जो है वो इजी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग स्टक हो जाएं किसी हार्ड क्वेश्चन के अंदर, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग मूव ऑन करें, उस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करें, लेकिन पहले आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपको आते हैं, जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप लोग टाइम जो है ना वो पर मार्क के हिसाब से एलोकेट कर लें। मतलब अगर 1 नंबर का सवाल है तो मैक्सिमम आप लोग 1 मिनट ही दें। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लोग को वो एक चीज़ आती है, कोई ईजी पार्ट है, तो उसको आप लोग ओवर एक्सप्लेन कर दें, ऐसा भी नहीं है। उससे क्या होता है कि आपका जो टाइम कंट्रोल है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और फिर पेपर के दरमियान में आके या किसी इंपॉर्टेंट पार्ट पे आके आप लोग जो है वो पैनिक करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हमेशा जो है वो क्लियर स्ट्रक्चर यूज़ करें, स्टेप वाइज जो है वो राइटिंग करें, ताकि आपको रीराइट ना करना पड़े, आपका टाइम जो है वो भी सेव हो। आपने बेसिकली करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने एक बैलेंस रखना है अपनी एक्यूरेसी और स्पीड के दरमियान में। मतलब कि आप लोग स्पीड से जो कुछ भी लिख रहे हो, लेकिन लिखो आप लोग एक्यूरेट। अब ये सब कुछ कब होगा, ये तब होगा जब आप लोगों ने मॉक टेस्ट जो है उनमें अपने आप को ट्रेन किया होगा, अपनी जो है वो स्पीड का ध्यान रखा होगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप लोग अपने पास एक टाइमर रखें, स्टॉप वॉच रखें। एक दिन आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे आपको 10 मिनट लगेंगे, उससे अगले दिन आपको 5 मिनट लगेंगे और उससे अगले दिन आपको 3 मिनट लगेंगे। इस तरह से आपकी टाइमिंग जो है वो कम होती रहेगी और आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से अपने आप को ट्रेन करना सीखें। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, वो कुछ इस तरह से है कि आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि ईजी है, मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने मीडियम वाले करने हैं, वो वाले जिनमें आपको लगता है कि इनका मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, अच्छा खासा मैं इनमें लिख लूँगा, ठीक है। और लास्ट पे आपने वो करना है जिनका आपको कोई आइडिया ही नहीं है, जो आपको सबसे मुश्किल लगती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आप लोगों की जो पैनिक सिचुएशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। आपको ये होगा कि मैंने कम से कम ईजी और मीडियम किए होंगे और आपका टाइम जो है वो भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। लर्न टू एस्टिमेट योर एफर्ट। मतलब कि कुछ क्वेश्चन हमें देखने में छोटे लगते हैं, शॉर्ट लगते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ही डीप रीजनिंग होती है। तो ऐसे क्वेश्चन से अवॉइड करें। अगर आपके पास टाइम है, आपको उनकी रीजनिंग आती है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है, तो अपनी एफर्ट्स को फजूल में वहाँ पे ज़ाया ना करें। एट लास्ट अपने पास एक वॉच रखें जिससे आप लोग अपने टाइम को ट्रैक कर सकें कि मैंने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, कितने मेरे पास टाइम है, कितना मैं करूँगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पास एक जो टाइम है वो आपका ट्रैक होता रहेगा। तो एक पैनिक से सिचुएशन नहीं बनेगी, आप पे कोई प्रेशर जो है वो नहीं आएगा। अगेन एक टिप है कि टाइम इज इक्वल्स टू मार्क्स, मैनेज बोथ वाइजली। मिस्टेक 4, इग्नोरिंग यूनिट, साइंस एंड रोटेशन। ये एक ऐसी गलती है जो आपके फुल मार्क्स को भी ज़ीरो कर सकती है। गेट अनडिफाइंड वेरिएबल और स्किप्ड यूनिट्स जो हैं, ऑल आर कॉस्टली एरर्स, ठीक है। ये तमाम ऐसे एरर्स हैं जो आपको बहुत महंगे पड़ सकते हैं। छोटी छोटी सिम्बल्स जो हैं वो मैटर करती हैं, छोटे छोटे साइन जो है वो मैटर करते हैं, क्योंकि ये आपके सही जो है जो आपको भी गलत कर देते हैं। और ऐसा होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस साइन एरर्स। वैसे भी अप्लाइड मैथमेटिक्स में और फिजिक्स के अंदर जो है वो यूनिट्स बहुत मैटर करते हैं, उनके बगैर आपके आंसर्स ही इनकम्प्लीट होते हैं। होता ये कि अगर आप लोग रॉन्ग नोटेशंस को यूज़ करते हैं तो वो एग्जामिनर को कंफ्यूज कर और इससे ये जाहिर होता है कि जो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो वीक है। बिल्ड अ हैबिट, ठीक है। क्या हैबिट कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके बाद एक लाइन आपने लिखी है तो एक पॉज लें 1 सेकेंड का, अपने साइंस और यूनिट्स को चेक करें, ठीक है। इस चीज़ की ना आदत बना लें, ये आपको बहुत ही जो है वो हेल्पफुल रहेगी। जब भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग क्या करें, अच्छे तरीके से इन नोटेशंस को याद रखें एंड स्टिक टू दैम। इससे क्या होता है कि ये आपकी मैथमेटिकल मेजोरिटी या प्रोफेशनलिटी जो है उसको शो करता है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दी से पेपर को अटैम्प्ट करते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस टाइम को अवेल करते हैं।
सकते हैं अपने पेपर को रीचेक करने के लिए, ठीक है। 5-10 मिनट जो होते हैं लास्ट के, ये आपके ग्रेड्स में, आपके रिज़ल्ट में अच्छा खासा फ़र्क लेकर आ सकते हैं। अगर आपकी किसी सोल्यूशन के अंदर जो है वो कोई साइन की गलती रह गई है, कोई आपने जो वैल्यू है वो गलत पुट कर दी है, तो ये जो रीचेकिंग होगी ये आपकी उन तमाम छोटी छोटी गलतियों को जो है वो वेरीफाई करेगी, आप उसको ठीक कर सकेंगे, आपके पास एक चांस होगा ठीक करने का, अपने ग्रेड्स को बेहतर करने का। अच्छा, आपने ना फाइनल आंसर को जो है वो अंडरलाइन करना है या उसके इर्द गिर्द बॉक्स बनाना है ताकि जो है वो विजिबल हो, ठीक है, नीटली विजिबल। अगर कहीं कोई स्टेप आपसे छूट गया है, कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो मिस हो गई है, तो ये जो रीचेकिंग है ना, ये आपको मौका देगी उसको ठीक करने का। रीचेकिंग का बेहतर तरीका ही ये है कि आप लोग अपने आंसर को जो है ना वापस क्वेश्चन की नज़र से देखें कि क्या आपने अपना आंसर सही लिखा है, और दोबारा से अपने क्वेश्चन की वर्डिंग को जो है वो रीड करें कि क्या आपने जो सवाल पूछा था उसी का जवाब दिया है, जो आपसे पूछा गया था आपने उसी का आंसर लिखा है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं छोटी सी एफर्ट से। सिर्फ रीचेक करना है, आपने 5 से 10 मिनट लगेंगे और आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे खासे आ जाएंगे। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो पेपर्स होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि देखा जाए कि आप लोग को क्या चीज़ आती है, वो इसलिए होती है कि आप लोगों को जो आता है क्या आप उसको क्लियरली शो कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जो देखा जाता है उसी को माना जाता है, ठीक है। तो इन 5 मिस्टेक्स को अगर आप लोग अवॉइड करते हैं तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो है वो गेन होंगे, साथ ही साथ आप लोग मैथमेटिकल कॉन्फिडेंस जो है उसको भी गेन करेंगे।